कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। नेपाल में भारी हिंसा हुई, बहुत दुखद है, लेकिन भारत में बैठे विपक्ष के नेता हमारे देश के लिए इस तरह की काम ना करने लगे। मैं आपके मित्र को कोट करता हूं, संजय राउत को, बीजेपी के भी बड़े शुभचिंतक हैं। यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। अब एक सपा के नेता हैं, वो कहते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री का घर जनता ने आग के हवाले कर दिया और 75 साल का तानाशाह यहां सत्ता छोड़ना नहीं चाहता। राज्यसभा सांसद हैं आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। लोकतंत्र में अगर आप जनता के अधिकार छीनेंगे तो विद्रोह होगा। कांग्रेस के नेता है, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि चीन के दोस्त प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया, अब अगला नंबर आपका है। अब आप बताइए क्या कहेंगे? नेपाल दुखद है और नेपाल की घटना के बारे में अपने को जो है सहानुभूति होनी चाहिए, नेपाल के लोगों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। आज सुबह ही मैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, एक्सप्रेस में यहाँ काफ़ी दिन तक काम करते रहे और मेरे बहुत करीबी मित्र हैं युवराज घिमरे साहब। आज उनको जो है सुबह मैंने नाश्ते पर बुलाया था, मैं उनके साथ काफ़ी देर बैठा था, तो मैंने नेपाल को समझने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि संजय राउत साहब जो है यदि नहीं रहते तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन संजय सिंह साहब का जहां तक सवाल है, दोनों प्रश्नों का मैं जवाब देना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही बात बोल रहे हैं कि भारत में ऐसा होना चाहिए, नेपाल जैसी स्थिति। अभी तो आप लोगों के लिए और मोदी के लिए बोला जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि वो भूल गए ना। नहीं, जनता को बताना जरूरी है ना। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जितने यूट्यूबर आज की डेट में, जितने बड़े पत्रकार हैं, वो सब तो अरविंद केजरीवाल को बॉस बनाए हुए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के एक बड़े नेता बनाए हुए थे, भ्रष्टाचार के आधार पर जेल में गए और उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ। मैं आपको दूसरी बातें कह रहा हूं कि बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ, संजय राउत को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि 2 चीजों के कारण वहां आंदोलन हुए। एक तो परिवारवाद के खिलाफ आंदोलन हुआ, दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ। पूरा देश ये मानता है कि मोदी जी ईमानदार हैं, ईमानदार थे और ईमानदार रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, सत्ता में आने के बाद अक्सर सत्ताधारियों को इस बात का मुगालता हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है कि वो कभी सत्ता से बाहर नहीं होंगे। वो हमेशा सत्ता में बने रहेंगे, कुर्सी पर बने रहेंगे, मनमानी करते रहेंगे। उन्होंने जो कुछ किया है वही सही था, वही सही है। किसी को सुनना नहीं है, किसी को समझना नहीं है, और अगर कोई ज्यादा बोलता है तो उसे कुचल देना है, उसका दमन कर देना है। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आपके ट्वीट की लंबी फहरिस्त है। नेपाल में जो जल रहा है, जो हो रहा है, उसको देखकर सुरेंद्र राजपूत बहुत खुश हो रहे हैं। वैसी अराजकता वो चाहते हैं हिंदुस्तान के भीतर भी पैदा हो जाए। सुरेंद्र राजपूत ने एक दिन पहले ट्वीट किया, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दिया, अगला नंबर आपका है। उसके बाद वो लिखते हैं, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और उसके बाद एक के बाद एक करके न जाने कितने ट्वीट उनकी ओर से। नेपाल में नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, और भी बहुत सारी बातें यहां पर उनकी ओर से लिखी गई हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, जिसको भारत से, इस देश से प्यार होगा, क्या ऐसा कोई भी नागरिक आपके जैसा ट्वीट करेगा देश को लेकर? सुरेंद्र राजपूत जी, नेपाल 20 साल पीछे जा चुका है। नेपाल में सत्ता पक्ष के लोगों को अगर गद्दी छोड़ना पड़ा है तो विपक्ष के तमाम चेहरों के घरों को भी जला दिया गया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया है अराजकतावादियों ने, और आप उससे तुलना कर रहे हैं हिंदुस्तान के सुरेंद्र राजपूत जी।
अब ये दिन आ गए हैं आप लोगों के। बिल्कुल, ये अर्जुन सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर आप इनके ट्वीट को सुन लीजिए एक बार, और आईएनएस को दिया है इस चित्रा जी, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी हिंदुस्तान में नेपाल जैसी अराजकता होगी तो मैं उसका साथ दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। अगर आपको नहीं क्या नाम वो हो रहा है तो आप मेरे इस ट्वीट को भी एक बार जरा देख लीजिए। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं तो आप मैं इस चीज को लानत भेजती हूँ ऐसे एमपी को, मैं आलोचना करती हूँ उनकी। अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप लानत मत लोकतंत्र भेजिए। में चुनाव में जाइए और चुनाव जीतिए। सुरेंद्र राजपूत जी जब मिलेंगे ये नेताजी सांसद जी, मैं उनकी क्लास लगा दूंगी। भारत के आसपास के देशों में जो संतोष के स्वर उभरे, श्रीलंका से लेकर के नेपाल तक, उसके बारे में केंद्रीय सत्ता को, मोदी सरकार को थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार भी मुगालते में है। हम जो करेंगे वो सही करेंगे, हमें संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करना है, दुरुपयोग करना है, ये हमारे मातहत हैं। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही ये करेंगी और कर भी रही हैं। ज्ञानेश कुमार क्या कर रहा है? जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड, कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? कई अदालतों से हमें किस तरह के निर्णय सुनने को मिलते हैं, साफ है इससे। मगर ये कब तक चलेगा? छात्रों की देश में बड़ी समस्या है, उनमें असंतोष के स्वर फूटने लगे हैं। दिल्ली में हमने एसएससी छात्रों का प्रोटेस्ट देखा, उनकी वाजिब समस्याएं थी, मगर एसएससी ने उनकी बात को नहीं सुना। एक बार फिर से एसएससी अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार रामलीला मैदान में जुटे हैं। मांगों को लेकर क्या कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि लगातार प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए तमाम छात्र, यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र आए हुए हैं, उनके शिक्षक आए हुए हैं और लगातार सुबह से ही विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस खदेड़ रही है। यहाँ पे नीतू मैम, ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। पुलिस सरकार की आज देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सके। टीचर्स का हाथ तोड़ा गया, मतलब इतने बुरे तरीके से। और ये सबसे बड़ी चीज है, अच्छा एक बात बताओ, गिरफ्तार करके क्या हो जाएगा? क्या सिस्टम बदल जाएगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? अगर गिरफ्तारी से चीजें सही होती हैं तो इस देश का प्रत्येक युवा गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है, मैंने पहन के 2017 में उतार दी। मर्दानगी के लिए जिस तरह से एजेंसियां एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं, उनमें कोई पारदर्शिता नहीं होती, भ्रष्टाचार भरपूर होता है, जिसके चलते छात्रों को अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिहार में एक प्रोटेस्ट हुआ। किस तरह जो छात्र है वो लगातार बैरिकेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब की तब बैरिकेड टूट जाए भैया। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और जो छात्र है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
आंदोलन 15 सितंबर से पहले जारी हो जाए। कोई अपने वादे पर ही मुँह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हम लोगों की मांगे है बीपीएससी तैयारी 4 में 1,20,000 से अधिक पदों पर 15 सितंबर से पहले विज्ञापन जारी हो। सकते हैं छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। छात्र लगातार मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिले बिना वापस नहीं जाएंगे। इन सबके बीच जो पुलिस है, पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास ही छात्रों को रोक लिया है और जो छात्र है और जो पुलिस है उनके बीच झड़प हो गई है। पुलिस लगातार छात्रों को रोकने की मांग कर रही है और छात्र जो है वो आगे बढ़ने की मांग पर अड़े हुए। राहुल गांधी का रायबरेली में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने, दिनेश सिंह ने, रास्ता रोका अपने साथियों के साथ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी बुधवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के रास्ते में धरने पर बैठ गए। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो, ANI कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। नहीं सर, ऐसा नहीं दिखाएंगे सर। दिखाना, मैं चेक करूंगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह कश्मीर जाते हैं क्योंकि उनके एक विधायक की वहां पर गिरफ्तारी होती है। उनको भी सर्किट हाउस में कैद कर दिया जाता है। संजय सिंह वहां के दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला जी से मिलना चाहते थे। फारूक अब्दुल्ला जी भी चाहते थे मगर ऐसा हो नहीं पाता। दोनों गेट के आर पार खड़े दिखलाई पड़ते हैं, जूझते हुए मिलने के लिए। क्या दिक्कत क्या है? अरे एक सेकंड खोलिए। एक सेकंड बात तो करोगे? बात करनी है। जी बात करनी है। इतिहास करो, दरवाजा खोलिए करो का। क्या हुआ? अरे खोलिए तो खोलिए, बात करनी है जनाब। इस वक्त देख सकते हैं हालत की हम लोग यहाँ श्रीनगर में हैं मौजूद और लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज महराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है, किसी को भी बताने को भी तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, क्यों यहाँ पे रोका गया है। मुझे, इमरान हुसैन जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, MLA हैं, तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों, किस वजह से हमें रोका गया है। जी खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का खंडन कर रहे हैं। आप देख रहे हो जी भाई सलाम करना चाहता था मगर ये सलाम करने भी नहीं दे, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। देखिए पुलिस दरबार ये हाल देखिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखो, पिछले मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, तो पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं दे रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर कुछ नहीं है, कोई मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए आपका तो है नहीं कसूर, चलिए संजय खुदा हाफिज।
तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। बनारस में मोदी जी की एक रैली होती है, वहां भी कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है। हमारा जौनपुर जाने का कार्यक्रम था। कल मैंने अनाउंस किया था कि हमारा कार्यकर्ता वोट चोर जो आज बनारस आ रहे हैं, वोट चोरी करके वहाँ के सांसद बने, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, और ये पूरे बनारस के अंदर गली गली में चर्चा हो गई है कि वोट चोरी करके मोदी बनारस से सांसद बने, घर घर चर्चा हो गई है। तो इससे हमारे कार्यकर्ता और काशी के लोगों ने मन बनाया था कि इनका हम विरोध करेंगे। उसी के तहत हम लोगों ने कल ये बात कही कि हमारा कार्यकर्ता और काशी के लोग मोदी का विरोध करेंगे कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर काशी छोड़। ये काशी के लोगों ने कहा है कि वोट चोर काशी छोड़। ये चीज़ें चल गई हैं और निश्चित तौर से इसका हमारे कार्यकर्ता विरोध करेंगे। मोदी की रैली फ्लॉप बतलाई जा रही है। तो दोस्तों, जिस देश में छात्रों की समस्याओं पर ध्यान ना दिया जाए, देश में पेपर लीक होते रहें, छात्रों को समय पर अवसर ना मिले, शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा किया जाता रहे, रिसर्च पर पैसा खर्च ना किया जाए और स्वदेशी की बात करी जाए, आत्मनिर्भर बनाने का भारत को सपना दिखलाया जाए, तो दोस्तों ये कैसे संभव हो सकता है? हम चीन से भारी आयात करते हैं। अमेरिका को जो हम एक्सपोर्ट किया करते थे वो बंद है क्योंकि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी जी एससीओ की मीटिंग में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ खीसे निपोड़ते हुए दिखलाई दिए। देश में वो स्वदेशी का सपना बेचते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, मगर दोस्तों गाल बजाने से हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। और हमारे पास स्वदेशी के लिए क्या है? लाला रामदेव की प्रोडक्ट, अपनी कुछ एक कार कंपनियां जो आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में चीन पर निर्भर है, अन्य देशों पर निर्भर है। तो दोस्तों, दिवा स्वप्न मोदी जी दिखाते रहें, नैरेटिव बनाते रहें। गोदी मीडिया नेपाल की घटना को लेकर के कांग्रेस को, विपक्ष को कितना भी घेरता रहे, मगर सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। सच्चाई का सामना हमें करना ही चाहिए। कब तक मोदी सरकार मनमानी करती रहेगी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती रहेगी, लोकतंत्र को कमजोर करती रहेगी, और कब तक अभिव्यक्ति की आजादी पर पहरा लगाती रहेगी? कब तक उमर खालिद जैसे लोकतंत्र के योद्धाओं को जेल में बंद रखा जा सकेगा? कई नाम हैं ऐसे। जमानत नहीं मिलती, सुनवाई नहीं होती, सबूत है नहीं। तो दोस्तों, ये अंधा राज है। अगर मोदी सरकार ने अभी भी पड़ोसी देशों की आवाजों को, वहां जो असंतोष के स्वर उठे, उनसे नहीं सीखा, अपने देश में जो छात्रों की, युवाओं की, किसानों की, छोटे व्यापारियों की समस्याएं हैं, उन्हें नहीं समझा, उनका हल नहीं निकाला, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में एक जन क्रांति हमें नजर आएगी। हालांकि यहां पर विपक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते मोदी पर भी प्रेशर कम हुआ है। कुछ लोगों को मेरी बात अटपटी लगेगी, लेकिन यह वास्तविकता है। राहुल ने जो विरोध के स्वर हैं, जो समस्याओं के स्वर हैं, उनको एक दिशा दी है, जिसका फायदा मोदी को भी मिल रहा है। यह बात मोदी और मोदी सरकार को समझनी चाहिए, क्योंकि नेपाल में ऐसा विपक्ष नहीं था, श्रीलंका में भी नहीं था, बांग्लादेश में भी नहीं था। अगर राहुल मजबूत होते हैं तो मोदी को इसका फायदा मिलेगा। अगर राहुल को लगातार कमजोर किया जाता है, जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनको भी
कमजोर किया जाता है, उनकी शक्ति को छीना जाता है, तो इसका नुकसान मोदी को होने वाला है। वो तानाशाह साबित हो जाएंगे, एक पूरे तानाशाह। तो चुनाव आयोग को बिहार में ठीक ढंग से चुनाव कराने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इस क्रांति की शुरुआत बिहार से ही होगी, भले ही बीजेपी जीते या हारे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।